गाइस वेलकम टू साइंस टेकर गाइस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन ग्रेन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलन ग्रेन के बनने की बात कर ली थी। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी यही हुआ था कि पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। अब इसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है पॉलन ग्रेन के बारे में। देख लेते हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल गैमेटोफाइट को। इफ यू टच द opened anther of hibiscus or any other flower you will find the deposit of yellowish powder pollen grain on your fingers। बोल रहा है कि अगर तुम टच करते हो हिबिस्कस मतलब गुड़हल के प्लांट को, अगर तुम टच करते हो, प्लांट को टच नहीं करते हो, उसके खुले हुए एंथर को टच करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? येलोइश कलर का एक कुछ मिलेगा, येलो कलर का होगा जो तुम्हारे हैंड पर ऐसे तुमको फील होगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स इन द ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। You will really amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen in the pollen grain of different species। बोल रहा है तुम डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के एंथर लो और उनको स्लाइड पर देखो। ये भी आपका प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल इसमें पहले दिया था कि सब एंथर लेने हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट लेने हैं, उनका एंथर लेना है, इनकी साइज देखने हैं। ओके, नेक्स्ट है अब जो स्टेमेन, नॉट एंथर, स्टेमेन लेना था पूरा। अब यहाँ पर जो एंथर है उस एंथर के बारे में बोला है, उसको ऐसे मल कर देखो, जो येलोइश पाउडर आता है उस पाउडर को स्लाइड पर रखो एंड उसके बारे में स्टडी करो, ये बताया है। तो डिफरेंट टाइप के आपको साइज मिलेंगे, डिफरेंट शेप मिलेगी, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉलन ग्रेन्स की, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पॉलन एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है ना, तो यही सब देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन का साइज बताया हुआ है, कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इसमें 2 प्रोमिनेंट लेयर वॉल होती हैं। कौन कौन सी? दी हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड दी एक्साइन। जो बाहर वाली लेयर है हार्ड, उसे क्या कहा जाता है? एक्साइन। हमने देखिए कैसे बताया है, 2 लेयर बताती है, एक इधर एक्साइन और दूसरी इंटाइन, जिसे कि आप इसको कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद आ जाएगा, इन समझ में भी रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी इसकी कैसे क्या था। तो जो हार्ड लेयर है बाहर वाली एक्साइन हो गई, और किसकी बनी हुई होती है ये? स्पोरोलेनिन की, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। क्या है ये? बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मतलब अगर ये मटेरियल किसी चीज़ के बाहर चारों ओर कवरिंग पर लग जाता है तो उसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। जैसे थर्मस होता है ना, थर्मस कैसा होता है? थर्मस के अंदर गैस आर पार नहीं हो सकती, तो इसी टाइप से ये स्पोरोलेनिन है, यहाँ पर कुछ भी आर पार नहीं हो सकता। ओके, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये कैसे रह सकता है? ये हाई टेम्परेचर्स में और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एंड एल्कलीज में रह सकता है, कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब पॉलन ग्रेन के बाहर जो कवरिंग है वो ऐसी कवरिंग रहती है, अगर पॉलन ग्रेन को कहीं भी छोड़ दें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोलेनिन सो फार नोन। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है अभी तक जाना गया जो स्पोरोलेनिन को डिग्रेड कर सके। Pollen grain exine has prominent temperature called germ pores where spolenin is absent। बोला pollen grain में जो इसकी एक्साइन है वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पोरोलिनिन एब्सेंट होता है। Pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of sporolinin। स्पोरोलिनिन की प्रेजेंस की वजह से ही पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ओके, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एंड इन फ्यूचर इसकी स्टडी की जा सकती है। एंड गाइस अभी मैंने यहाँ पर थर्मस का एग्जांपल दिया था। थर्मस में क्या है, पानी को आप 1 से 2 दिन ही आप गर्म रख सकते हैं या फिर ठंडा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पोरोलिनिन की वजह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक इस जो पॉलन ग्रेन है उनको स्टोर करके रखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये एक बिग डिफरेंस है। सिर्फ थर्मस का एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसलिए दिया था जैसे रेजिस्टेंट एक लेयर होती है जिसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, इसी टाइप से थर्मस में भी कुछ आर पार नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट देखने से पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमने एक्साइन के बारे में क्या लिखा था। मैंने क्या किया है, इसमें स्पोरोलिनिन के बारे में बीच में दे दिया है और कंफ्यूज कर दिया है और बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया है। स्पोरोलिनिन एक अदर से टॉपिक है जिसके बारे में मैंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ देखिए बुक में क्या है, एक पूरा पैराग्राफ है जिसकी वजह से कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज करने के बाद कुछ भी और समझ में नहीं आता और कंफ्यूज रहता है कितना कितना बड़ा है एंड क्या है ये सब। तो मैंने क्या किया है, इसको छोटा कर दिया, मतलब जितना जितना एक्साइन के बारे में दे रखा था उतना उतना यहाँ लिखा, जितना एंटाइन के बारे में दे रखा है उतना लिखा।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्पोरुलिन के बारे में दिया हुआ है तो वो लिख दिया। ओके, एंड स्पोरुलिन से कैसे रिलेटेड है ये आपको मैंने समझा दिया। तो देख लेते हैं एग्जाइन में क्या था कि ये स्पोरुलिन से बना हुआ होता है इसकी बाहरी कवरिंग। प्रोमिनेंट टेम्परेचर एग्जाइन में होता है जहाँ पर स्पोरुलिन एब्सेंट होती है उसे जर्म पोर कहते हैं। ओके, स्पोरुलिन के बारे में सब कुछ यहाँ बता दिया मैंने, जैसे कि स्पोरुलिन क्या है, ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड ये क्या इसकी हेल्प से इसको हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कलीज में रखा जा सकता है। स्पोरुलिन की वजह से एक वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल है एंड कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरुलिन को डिग्रेड कर सके। ओके, बता दिया मैंने यहाँ तक। नेक्स्ट है द एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे और पैटर्न और डिजाइन। व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम ये क्यों सोचते हो कि एग्जाइन जो है वो हार्ड होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं गाइज। मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर, देखिए एग्जाइन शुड बी हार्ड बिकॉज इट प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो एग्जाइन को तो हार्ड होना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होते हैं। तो इसी हार्श एनवायरनमेंट से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है इसकी एग्जाइन में, हार्ड कवरिंग जिसे स्पोरुलिन कहा जाता है। और अदर पर क्या होता है, एक साइड जर्म पोर होता है जहाँ पर स्पोरुलिन एब्सेंट होता है। तो जर्म पोर का क्या काम है, ए पोर इन आउटर वॉल लेयर पॉलन ग्रेन और अ स्पोर, ये क्या करता है। एंड पोर होता है एक होल होता है, पोर मतलब छेद होता है किसके लिए, उसकी बाहर वाली वॉल पर किसके लिए, पॉलन ग्रेन और स्पोर्स को बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड जर्म पोर इज द एरिया फ्रॉम वेयर जर्म ट्यूब और पॉलन ट्यूब एग्जिट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये जो जर्म पोर है वो ऐसा एरिया है जब यहाँ पे जर्म ट्यूब कब बाहर निकल के आती है, जब जर्मिनेशन होना होता है तब बाहर निकल कर आती है। ओके, नेक्स्ट पॉलन उसी के बारे में बताया हुआ है, व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर, ये आगे बताएंगे इसमें तभी हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इनर वॉल। इनर वॉल के बारे में दिखा हुआ है तो इनर वॉल देख लेते हैं। इनर वॉल क्या है, मतलब इंटाइन, इंटाइन कहते हैं इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी होती है ये, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। एंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या बताया, इसका जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का वो किससे सराउंडेड रहता है, एक साइटोप्लाज्म से सराउंडेड रहता है। एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। अब क्या बताया है, अब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया उसकी बात करिए, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात हो गई, एग्जाइन एंड टाइन बता दिया। स्पोरुलिन एक अदर से टॉपिक भी आ सकता है तो मैंने आपको अलग से बता दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था वो बता दिया यहाँ पर। एंड अब क्या बोला है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तब क्या होगा, व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। ओके, ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जब ये मैच्योर होता है तब क्या होता है, इसमें 2 सेल्स होती हैं। इन सेल्स को देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स हैं, देखते हैं कहाँ गया, ये रहा, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। देखिए वेजिटेटिव सेल एंड नेक्स्ट है जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज विगर एंड अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ही लार्ज रेगुलर शेप न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बड़ी होती है, अबेंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है यहाँ पर, एंड लार्ज होती है, एंड इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो है कोई भी शेप नहीं होती। ओके, तो ये हो गया लार्ज एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दी जनरेटिव सेल के बारे में बताया हुआ है। आप देखिए मैंने इसीलिए इसको भी कंपैरिजन करके लिखा है। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, आपको मैंने जितना भी डिटेल स्टडी करके बताया हुआ है एनसीईआरटी की, हर किसी टॉपिक को मैंने आपको कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की है। ओके, जिससे कि आप कंपैरिजन करके अगर आप याद करेंगे ना तो आपको दोनों टॉपिक याद रहेंगे। ओके, इसीलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि कंपैरिजन करके आपको याद कराने की कोशिश करूँ एंड नोट्स भी इसी टाइप से बनाऊँ कि जिससे कि आप कंपैरिजन करके इसको याद कर सके। एंड यस, इसके नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, जनरेटिव सेल क्या बताया, जनरेटिव सेल के बारे में, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है एंड फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल की। जैसे कि ये एक वेजिटेटिव सेल है, ये रही वेजिटेटिव सेल। ओके, इसमें तो वैक्यूल और न्यूक्लियस के बारे में बताया, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, ये है मैच्योर। तो ये मैच्योर हो गई, इस मैच्योर में क्या है, ये पूरी वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर पड़ी हुई रहती है जनरेटिव सेल। ओके, तो जनरेटिव सेल इसके साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई रहती है। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। कैसी होती है, ये स्पिंडल शेप होती है एंड इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ओके, एंड वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो कैसा था, इरेगुलर, कोई भी रेगुलरिटी नहीं थी, गोल ही होगा या स्पिंडल शेप होगा, नहीं, इसका कैसा है, इरेगुलर है। ओके, नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं पूरे में।
किस में होता है? 60% एंजियोस्पर्म्स में। एंड नेक्स्ट बाकी के बचे हुए में क्या होता है? द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, जैसे कि ये क्या है? पूरी वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल पड़ी हुई है। अब ये जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो रही है। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, तो ये 2 सेल्स बन गई। अब ये 2 सेल्स क्या हुआ? 3 सेल बन गई, 1 2 3, तो क्या हुआ? इसमें जनरेटिव सेल डिवाइड हो गए माइटोटिकली एंड 2 मेल गैमीट को जन्म दिया। पॉलन ग्रेन के शेड होने से पहले 2 मेल गैमीट को जन्म देती हैं। ओके, तो ये किस स्टेज में शेड होती हैं? 40% स्पीशीज में 3 सेल्ड स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्या बताया हुआ गाइज? यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं। पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली, सब कुछ हो गया। ओके, अब क्या बताया हुआ है? पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? तो मैंने ना यहाँ पर हेडिंग नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने ना आपको हेडिंग बना के याद करवाना है, तो इसीलिए मैंने हेडिंग बना दी है। सबसे पहले यहाँ पर पॉलन ग्रेन दिया हुआ है एज अ एलर्जी, मतलब पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है, ये दिया हुआ है। सो क्या है? पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज cause several allergies and bronchial affections in some people। क्या करता है ये? एलर्जी कॉज करता है एंड ब्रोंकियल मतलब लंग्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, हमने पहले बुक में नहीं देखा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले बुक में देखते हैं फिर हमारे नोट्स में देखते हैं। सो देख लेते हैं पहले बुक में। ओके, pollen grain of many species cause several allergy and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc। ओके, तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? बहुत सारे पॉलन ग्रेन अलग अलग स्पीशीज़ के बहुत सारे डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, एंड ये जो डिसीजेज हैं ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज कर सकती हैं। क्रोनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, जो ठीक नहीं हो सकती। ओके, वो होती है क्रोनिक डिसीज। एंड एक और डिसीज होती है, वो होती है एक्यूट नॉट एक्यूट। सो जो एक्यूट डिसीज होती है वो ठीक हो सकती है, तो यहाँ पर क्रोनिक डिसीज है जो कि ठीक नहीं हो सकती। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस मतलब इसकी ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलती रहती हैं। ओके, तो ये इस टाइप की डिसीजेस कॉज कर सकता है, तो बच के रहना पॉलन ग्रेन से। पता चला कि लिया पॉलन ग्रेन और सूंघने लगे, ये प्रॉब्लम्स भी, एलर्जीज भी कॉज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came in India as contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बताया पार्थीनियम के बारे में। ओके, इसका भी मेन मुद्दा पार्थीनियम के बारे में बताना। यहाँ पर ये नहीं है कि ज़बरदस्ती इंडिया में आ गई थी, मतलब यहाँ पर भी यही है कि इसके जो पॉलन ग्रेन है उनकी एलर्जी के बारे में बताया कि वो भी एलर्जी कॉज करते हैं। तो क्या है पॉलन ग्रेन? पार्थीनियम एंड कैरेट ग्रास, जैसे कि इसका पुराना नाम है ये कैरेट ग्रास। ओके, इसको ये जो इंडिया में आ गई थी कंटेमिनेंट है, कोई इसका काम नहीं था, ये बेवजह आ गई थी। वीट लेकर आए थे इंडिया में, तो वीट के साथ ये भी आ गई थी। आफ्टर इट फाउंड एवरीवेयर एंड कॉज पॉलन एलर्जी, उसके बाद ये हर जगह पाई जाने लगी, और ये जो है पार्थीनियम ये भी पॉलन एलर्जी कॉज करती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? पॉलन ग्रेन एज न्यूट्रिएंट्स। तो सभी पॉलन ग्रेन जो है वो हार्मफुल नहीं होते, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट की तरह भी काम आते हैं। ओके, तो ये कैसे काम आते हैं न्यूट्रिएंट की तरह देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है पॉलन ग्रेन में। इट हैज़ बिकेम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। ये एक फैशन बन चुका है कुछ समय से, अभी कुछ सालों से, कि ये जो है खाने में सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। In Western countries, large number of pollen product is in the form of tablet syrup available in the market। In Western countries में ये जो है टैबलेट और सिरप के रूप में भी मिलते हैं मार्केट में। नेक्स्ट क्या बताया है? pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। मतलब अगर कोई जो एथलीट्स हैं उन एथलीट्स को पॉलन के कैप्सूल लेना मना होता है। ओके, तो क्लेम हो सकता है उनके ऊपर अगर वो ऐसे कैप्सूल्स लेकर रेस में पार्टिसिपेट लेते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है? व्हेन वंस दे आर शेड पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बने थे, माइक्रोस्पोर्स ने पॉलन ग्रेन बनाए, एंड पॉलन ग्रेन के बारे में अभी हम इस वीडियो में पढ़कर आए हैं। तो अब पॉलन ग्रेन को क्या करना है? पॉलन ग्रेन बन गए, अब वो घूमते तो नहीं रहेंगे ना इधर से उधर, तो अब क्या करेंगे? ये पॉलन ग्रेन इनको स्टिग्मा पर पहुंचना है। ओके, इधर से उधर कहीं भी घूमे, लेकिन इनका काम है स्टिग्मा पर पहुंचना है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर इनको फर्टिलाइजेशन होना है तो ये कहाँ पहुंचेंगे? स्टिग्मा पर।
जब तक ये अपनी वायबिलिटी लूज ना कर दें, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी हो स्टिग्मा तक पहुंचने की, चलने फिरने की कैपेबिलिटी जब तक हो तब तक इनको स्टिग्मा तक पहुंचना है। सो यह क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी। तुम क्या सोचते हो कितने लंबे समय तक पॉलन ग्रेन के पास वायबिलिटी हो सकती है। सो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा था हमने। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, इनमें रिच न्यूट्रिएंट होता है, फूड सप्लीमेंट में यूज आते हैं, टैबलेट एंड सिरप मतलब, एंड पॉलन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस एथलीट एंड रेस का। तो ये क्या है, ये इलीगल है, क्लेम हो सकता है उनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन जो है शेड कंडीशन बताया, झड़ना, शेड मतलब झड़ना। जब पॉलन ग्रेन शेड होते हैं, झड़ते हैं, तो उनको कहाँ पर पहुंचना होता है, स्टिग्मा पर पहुंचना होता है, जब तक वो अपनी वायबिलिटी को लूज ना करते हैं। सो इसका जो आंसर है, ये कब तक अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करते, वो यहीं पर दिखाया गया है और बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए, मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है कि ये कब तक अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करते। राइस और वीट में यहाँ पर बताया गया है कि राइस और वीट में इनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट तक रहती है। 30 मिनट तक, 30 मिनट के अंदर अंदर इनको स्टिग्मा तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डेड हो जाते हैं। एंड रोजेसी और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी में क्या होता है, इनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है, इसमें स्टोर करने के लिए बताया है, पॉलन ग्रेन को स्टोर भी किया जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन को कितनी देर तक स्टोर किया जा सकता है, 196 डिग्री सेल्सियस पर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है। एंड 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। ओके, एंड यहाँ पर एक और बताया है कि सीमेन और स्पम्स को भी स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर ही। ओके गाइस, तो ये सब था मेल पार्ट के बारे में, पूरा बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें बताएंगे इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, पिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा गाइस, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। आती रहूँगी आपके लिए, ऐसी वीडियो लाती रहूँगी, बस आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।